हेलो बच्चों, वेलकम टू ओनली एग्जाम फोकस। आपको आपका ओनली एग्जाम फोकस चैनल में स्वागत है। हम यूपीएसआई के लिए मूल विधि पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हमारा एक सब्जेक्ट आईपीसी कंप्लीट हो गया है। आज हम इसी का दूसरा सब्जेक्ट लेके आए हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। अब जो ये टॉपिक है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमारी महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसके खिलाफ पता करना, मतलब लोगों को सूचना देना। आज भी भारतीय महिलाएं के साथ बहुत सारी घरेलू हिंसा हो रही है, जिसको वो नजरअंदाज कर देती हैं। तो आज हम इन सब के बारे में, अगर आप यूपीएसआई के अभ्यर्थी हैं, मतलब कैंडिडेट हैं, तो देखिए ही। बाकी अगर आप नहीं भी हैं तो एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं, आप एक भारत के भविष्य हैं, भारत के वो हैं, तो इसलिए आप लोगों को जागरूक करें। आपके पड़ोस में या कहीं पे भी अगर कोई भी घरेलू हिंसा से किसी भी महिला को दिक्कत होती है या उसको इंजरी होती है, अभी सब बताऊंगा मैं कि क्या घरेलू हिंसा होती है, महिलाओं के क्या क्या अधिकार है, क्या क्या क्यों एक्ट आया ये 2005 की, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। क्योंकि अब जैसे आईपीसी हो गया या सीआरपीसी हो गया, ये 1960 1900 काफी पुराने लॉ हैं, बट ये 2005 में आया। तो इसकी क्या जरूरत थी भारत को, जिससे कि ये लॉ आया। तो ये सब हम आज जानेंगे, घरेलू हिंसा से महिलाओं को क्या क्या संरक्षण प्राप्त है, ये सारे मैं आपको कानून बताऊंगा बहुत ही आसान सरल भाषा में, जिससे कि आप इसे समझ पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर एक बार आप इसे देखिए और किसी को अगर हो तो सब्सक्राइब, मतलब कि शेयर कर दीजिए, जितना हो सके इसको शेयर करिए। हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत इंटरेस्टिंग। आप बस पेन एंड पेपर मोड और लिसनिंग मोड में आ जाइए, मतलब कहीं पे आपका जितना भी लेक्चर होगा 20 मिनट 30 मिनट्स का, आप एकदम फोकस से सुनेंगे। इसके बाद और ये पूरा एक ही लेक्चर में पूरा टॉपिक खत्म होगा। एक बात और बता दूं, पूरा एक लेक्चर में ये टॉपिक हमारा फिनिश होगा। तो इसके बाद घरेलू हिंसा की आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, जिससे कि हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। अब देखिए क्या क्या। अब जैसे एक पुरुष, ये एक पति अपनी पत्नी को मार रहा है। किससे मार रहा है? लाठी से मार रहा है, डंडे से मार रहा है, या चप्पल से मार रहा है, या हाथ से मार रहा है, किससे मार रहा है। तो क्या इसको एक इंजरी हो रही है? क्या हो रही है? इंजरी हो रही है, एक हार्म पहुंच रहा है। अब ये देखिए, कोई पुरुष जब महिला को मार रहा होता है तो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा में आता है। अगर कोई महिला अपने पति को मार रही होती है, क्या वो भी घरेलू हिंसा में आएगी? है ना। अगर कोई भी आपका पति अपनी पत्नी को मार रहा है तो वो घरेलू हिंसा में आएगा। क्या एक वुमेन अपने हस्बैंड को मारेगी तो क्या वो भी घरेलू हिंसा में आएगी? तो इसका आंसर है बच्चों, नहीं। जो ये घरेलू हिंसा जो प्रोटेक्शन दिया गया है आपको 2005 में, ये सिर्फ और सिर्फ आपका महिलाओं के लिए दिया गया है। इसमें पुरुषों के अधिकार की बात नहीं कही गई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के अधिकारों की बात करी गई है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान समझिए कि इसमें पुरुषों का कोई अधिकार नहीं है इस एक्ट में। बाकी इसके लिए आपको आईपीसी का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अब यहां पे देखो, ये दो वुमेन है, ये आपस में लड़ रही है। तो क्या ये इस एक्ट का सहारा ले सकती है घरेलू हिंसा का? ये दो महिलाएं आपस में लड़ रही हैं। एक ये सास अपनी बहू को घर से बाहर निकाल रही है, ऐसा कहेगी कि आपने बेटी को जन्म दिया है, आपने पुत्री को जन्म दिया है, बेटे को नहीं दिया। किसको जन्म नहीं दिया? बेटे को जन्म नहीं दिया, आपने पुत्री को जन्म दिया, जिससे कि मैं आपको घर से बाहर निकाल दे रहा हूं। एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दो बच्चों कि जैसे राइट टू बॉडी, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 20 में, राइट टू बॉडी। तो इसीलिए कोई भी महिला, कोई भी जो महिला है, कोई भी महिला या कोई भी पुरुष, सास, उसके रिश्तेदार, नातेदार, कोई भी किसी भी महिला को बाध्य नहीं कर सकते कि आप बच्चा कब पैदा कर रहे हो, बेटा चाहिए। मतलब एक वुमेन की अपनी मर्जी होनी चाहिए कि वो चाहे तो जब मर्जी
बच्चा पैदा कर सके, उसकी खुद की मर्जी होनी चाहिए, ना तो कोई ससुराल वाले ना ही उसका पति उस पर कोई भी बाध्य नहीं कर सकता है। क्या है बच्चों? राइट टू बॉडी। क्या है? राइट टू बॉडी हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है। क्या है? फंडामेंटल राइट। ठीक है, आर्टिकल 20। ये बच्चों आप नोट कर लीजिएगा, ये आपकी जानकारी के लिए। ठीक है, तो ये सब हमारे जो घरेलू हिंसा में आते हैं। अब देखिए घरेलू हिंसा जैसे क्या है, मतलब इसकी अगर मैं कहूं कि परिभाषा या डेफिनेशन, महिला के पति या उसके रिश्तेदार या नातेदार, मतलब जो महिला जहां ससुराल में रह रही हो उसके पति या उसके रिश्तेदार या नातेदार, ये इसमें आते हैं। कौन कौन? उसके पति, एक सेकंड, उसके पति या रिश्तेदार और नातेदार। कौन कौन? रिश्तेदार और नातेदार, या उसके हस्बैंड हो गए या उसकी रिलेटिव्स हो गए। ठीक है, उसके रिलेटिव्स हो गए। कौन हो गए? उसके रिलेटिव्स हो गए। ये आपका किस में आते हैं? ये किस में आते हैं आपका? उसके रिलेटिव्स हो गए। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लीजिएगा, रिश्तेदार, नातेदार और उसका हस्बैंड, ये सब आपका घरेलू हिंसा में आते हैं। अगर महिलाओं के खिलाफ किसी ने, मतलब महिला के अगर किसी ने जैसे थप्पड़ मार दिया, लाठी मार दी, या उसको भी मैं आपको इसकी बताऊंगा इसके कितने इसके पार्ट्स, मतलब महिलाओं को किस प्रकार से चोट पहुंचाएगी, अगर आप इस प्रकार से चोट पहुंचाते हैं तो वो इसमें आता है। थोड़ा हम इसको इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर डीप में समझेंगे कि जो इंजरी होती है, मतलब इंजरी मतलब होता है हिंसा, मतलब घरेलू हिंसा क्या है, वो हिंसा ये देखेंगे, तो इससे आपको डीप में समझ आएगा अगर महिलाओं में। और एक चीज और बता दूं कि जैसे आपके पड़ोस में अब आप देख रहे हैं किसी महिला के जैसे थप्पड़ आप देखते हैं सुबह, वो देखो भारतीय महिलाएं होती है अपने पति को देवता मानती है, अपने पति को देवता, चाहे वो लाठी से मारे चाहे डंडे से मारे किसी से ही मारे, बट उनके खिलाफ वो कभी नहीं जाती। खासकर हमारी नॉर्थ ईस्ट की महिलाएं, जितने यूपी बिहार पंजाब को यूपी बिहार कलकत्ता इन सब में जो महिलाएं होती है, या खासकर अपने पति को कितना भी उनके ऊपर गलत काम करे उन सबको नहीं, पर नहीं ये चीज गलत है। क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन का अपना पर्सनल राइट है, अपना एक सब ही ह्यूमन बॉडी है, ऐसे नहीं। और ऐसी महिलाओं को पता भी नहीं होता कि उनके पास ये अधिकार है, ऐसे बहुत सारे महिलाओं को पता ही नहीं होता कि उनके पास ये अधिकार है। तो आप लोग फ्यूचर है, अगर आप लोग देखिए पड़ोस में या कहीं पे भी ऐसा कुछ हो रहा है और उनको इसके बारे में नहीं पता, तो आप बताइए उन महिलाओं को कि ये अधिकार है आपके पास, आप इन अधिकार का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर जो ये महिलाएं देखो, ये हमारा 2005 में बना, कब बना? सन 2005 में बना। बेटा इससे पहले हमारा जो महिलाओं को संरक्षण प्रदान करता था, जो मतलब कि जो हमारा जो डोमेस्टिक वायलेंस है, महिला संरक्षण अधिनियम, ये तो 2005 में आया। इससे पहले 1970 के 80 के दशक में बहुत महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए, मतलब बहुत गलत व्यवहार हुए। कोई किसी को मतलब बच्चा नहीं हो रहा तो घर से पीट दे रहे हैं, सुसाइड जला दे रहा है, या कोई मार के उसे मार दे रहा है, ताने दे के मार दे रहा है कि तेरे बाप ने ये नहीं दिया या कुछ नहीं किया, मतलब बहुत सारी जो महिलाओं को परेशानियां झेलने का कारण पड़ता। तो इसके बाद इसका जो अधिकार था हमारे किस में था? 498A में, 498A किसमें? आईपीसी में। बच्चों याद रखिएगा आईपीसी में अगर कोई भी, तो वो कहां जाते थे? 498 आईपीसी में जाते थे। 2005 से पहले हम अगर कोई भी ये महिला संरक्षण अधिनियम का केस जाता था तो आईपीसी में जाता था, 498A में। ठीक है, बट उसके बाद जिसकी डिमांड बढ़ी कि एक सेपरेट लॉ लाना चाहिए महिलाओं के लिए, और इसके अधिकार की बात करनी चाहिए और इसके नियम की बात करनी चाहिए। तो 498 इसमें क्या था? 3 साल की पनिशमेंट थी, 3 इयर्स की पनिशमेंट थी, याद रखिएगा, 3 साल की सजा थी, और फाइन तो था ही वो
कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता था कितना फाइन लगाएगी। फाइन प्लस 3 ईयर की पनिशमेंट 498 आईपीसी मतलब भारतीय दंड संहिता। आईपीसी में आपको पूरा पढ़ा चुका हूं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें हो गया। अब तो इसमें और एक बात और बता दूं कि जो भारतीय इसमें सजा मिलती है, पर जो ये हमारा 2005 ये डोमेस्टिक ये सिविल है, इसमें आपको मुआवजा मिलता है। बाकी पनिशमेंट का प्रावधान आईपीसी में दिया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा बच्चों, जो जो यहां बताया मैंने आपको। मेन एग्जाम में आप की स्वीकृति कब मिली इसको? सितंबर 2005 को इसकी स्वीकृति मिलती। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का जो एक्ट है ये, इसकी जो स्वीकृति राष्ट्रपति को 13 सितंबर 2005, और जो ये भारत में लागू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट डेट एग्जाम में पूछते हैं, 17 अक्टूबर 2006 को। 2005 को आया है पर लागू नहीं हुआ 2005 को, लागू हुआ आपको 17 अक्टूबर 2006 में। बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों डेट आप बिल्कुल याद रखिएगा। इन दोनों में से कब आपको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, राष्ट्रपति की एसेंट कब मिली, और कब ये भारत में लागू हुआ। तो 17 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या इसमें बात की गई है। वुमेन्स के राइट्स की बात की गई है, भारतीय संविधान के अंतर्गत आते हैं, और उनके फैमिली और रिलेटिव्स, जिसके मैंने अभी लिखाया था रिश्तेदार और नातेदार। रिश्तेदार व नातेदार, अगर ये कोई करते हैं कंप्लेन तो ये इसमें आपका आता है। कौन कौन? रिश्तेदार व नातेदार इसमें आएगा। ठीक है, धारा 1 देखते हैं, सेक्शन 1 क्या बताता है? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। छोटा नाम मतलब कि भाई कहां पे अप्लाई होगा? पूरे भारत में अप्लाई होगा। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं अप्लाई होता था। जो जम्मू कश्मीर J&K रेगुलेशन एक्ट आया था, J&K रेगुलेशन एक्ट आया था जम्मू एंड कश्मीर 2019 से पहले, पर जब आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया गया, उसके बाद से ये जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जम्मू कश्मीर में कौन सी डेट से अप्लाई होता है, किस तो ये J&K रेगुलेशन एक्ट आया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आईपीसी क्लास में आपको मैं बता चुका हूं। मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब देखिए कौन क्या क्या आता है। जो उसकी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जो उसकी इंजरी है, उस क्या क्या आता है, जो उसमें इंजरी क्या आता है? शारीरिक दुरुपयोग। शारीरिक दुरुपयोग में बच्चों ध्यान समझिएगा, जैसे महिला के बिना कंसेंट, मतलब महिला की सहमति के बिना अगर उसके साथ कोई भी शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, उसका पति भी अगर महिला के कंसेंट, महिला के सहमति के बिना अगर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, तो आपका शारीरिक दुरुपयोग। एक तो ये आता है, दूसरा इसमें चोट हो गया, लात घूसे से मारना, या उसके मतलब ऐसा कोई दाग दे देना उसके शरीर पे, उसको एकदम वो करना, तो उसका शारीरिक दुरुपयोग कर रहा है। ठीक है, उसके ऊपर कोई ऐसा दाग बना देना जिससे कि वो काफी लंबे समय तक या आजीवन उस दाग से वो वंचित रहे, उसको सुबह शाम पिटाई करना। मानसिक में क्या आ जाएगा? उसको टॉर्चर करना। मानसिक मतलब क्या होता है? टॉर्चर करना। टॉर्चर मतलब क्या होता है? सुबह शाम के भाई तेरे मानसिक मतलब जैसे कि तेरे पिता ने ये नहीं दिया हमको, दहेज कम दिया, या रोज उसके पिता को गाली देना, रोज उसके भाई को गाली देना, उसकी माँ को गाली देना, और मतलब कुछ अपशस्ट, कुछ गलत शब्द का प्रयोग करना, कुछ गलत शब्द का प्रयोग करना, वो आपका मानसिक में आ जाएगा। लैंगिक में आपका आ जाएगा कि फिजिकल, जैसे उसका कोई रिलेटिव, जेठ देवर के साथ कोई शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, तो ये सब आपका लैंगिक में आ जाएगा। मौखिक भावनात्मक, मौखिक में जैसे उसका पति बहुत ही गलत ऐसे शब्द बोलता है, जैसे कि कोई बर्थडे पार्टी हो रही, कुछ उसमें शामिल नहीं होने दे रहा उसको, या बहुत ही कटु वचन बोलता है समाज के सामने, बहुत ही मतलब एक डिसग्रेसमेंट करता है उस चीज को। डिसग्रेसमेंट मतलब हो गया कि उसको इज्जत नहीं देता, बिल्कुल भी बेइज्जती से फॉलो करता है, सुबह शाम उसको डांटता रहता है, सुबह शाम गाली से, मतलब उसकी नजर में उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? उस औरत को इसकी इंजरी हो रही है ना,
इंजरी मतलब उसका दुर्व्यवहार हो रहा है। जब दुर्व्यवहार हो रहा है तो इससे बहुत ही कटु वचन सुनने को मिल रहे हैं। कटु वचन से पहले के जब 1970 से 80 के 90 के दशक में ऐसे केस आए, कितनी महिलाएं आत्महत्या कर लेती थी, कितनी महिलाएं आत्महत्या कर लेती। तो इसलिए ये जो 2005 का एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस, ये आया जिससे कि महिलाओं को ये सब का राइट्स पता लगे। देखिए महिलाएं जो होती हैं, इनका जो पायदान बहुत उच्च होता है, जो इनके मुकाबले कोई नहीं है। तो और हाँ, जो हमारी गांव की महिलाएं होती हैं, इनको बेसिकली अपने राइट्स पता ही नहीं होते। ये कोई सा भी इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है, इनको एकदम कुछ एक्शन ही नहीं लेती। क्यों? इसको पता ही नहीं होता था। ठीक है। और इनका जो जैसे कोई पड़ोसी हो गए या कोई नेबर हो गए या ये सब हो गए, ये भी सब एक्शन पहले लेते थे। एक बात बता दूं मैं आपको, पहले हमारे एक होता है आरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। 2005 से पहले अगर कोई भी पर्सन को, जैसे मैं या आप पड़ोसी हो, आपने अपने पड़ोस में देखा कि किसी के साथ घरेलू हिंसा हुई है, किसी इंजरी हुई है, अगर आपने कंप्लेन कर दी, ठीक है, और वो गया पुलिस वाला देखा, तो अगर महिला बोल रही है कि मेरे पति ने मुझको कुछ नहीं करा, मैं तो यहाँ जीने से गिर गई थी इसलिए निशान आ गया, तो पुलिस वाला बोलता है ये पड़ोसी तो बता रहा है कि इसने, तो कहता है यही ताक झाक करता है, यही अपराधी है। तो पुलिस वाला आपके ऊपर आरोप लगा सकता है। पहले ये था सीआरपीसी 198A में। बट अब जो 2005 का ये एक्ट आया है, इससे ऐसा धारा 4, इसकी जब भी हम पढ़ेंगे सेक्शन 4 पढ़ेंगे किसका, इसका डोमेस्टिक वायलेंस की, कोई भी पड़ोसी या कोई भी पर्सन अब उसके बेनिफिट के लिए बोल सकता है, उसको आरोपी नहीं माना जाएगा। मतलब पुलिस वाला फिर उसको कुछ नहीं कर सकता। पर हाँ, एक बात इसमें ध्यान रखना बच्चों कि महिला की कंसेंट बहुत जरूरी है। मतलब महिला की जो सहमति है वो बहुत, और महिला की सहमति किस फॉर्म में, याद रखना, किस फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में। क्यों? क्योंकि महिलाएं क्या होती हैं, कितना भी हो तो उस चीज को आगे नहीं लाती। क्यों? वो सोचती है कि मेरे समाज में कि नहीं, बट सबसे ही देखिए, आप कोई, सब लोग ह्यूमन है, आप क्यों किसी के खिलाफ रहे? अरे मैं ये नहीं कह रहा कि डिवोर्स से लो या ये सब नहीं, बट देखिए हर कोई ह्यूमन है। अगर आप खुद सोचिए, आप मेल पर्सन हो, आपको कोई ऐसा करे तो ये चीज गलत है ना। तो इसी वजह से महिला की रिटर्न स्टेटमेंट, मतलब रिटर्न में सहमति होनी चाहिए कि मेरे पति या मेरे रिश्तेदार या नातेदार ने मेरे साथ घरेलू हिंसा करी है, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो करा है। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब एक चीज और बता दूं आपको कि अगर बच्चों डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बात जब ही आएगी जब कोई भी वायलेंस घर के अंदर हुआ है। अगर कोई भी वायलेंस घर के बाहर और आपके रिश्तेदार या नातेदार ने नहीं किया तो वो आपको डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आएगा, वो आपका आईपीसी भारतीय दंड संहिता से डील करा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको यहां पे याद रखना। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया धारा 4, ये आपका पिछले 2 यूपीएसआई के जो एग्जाम में पूछा गया है। धारा 4 में क्या है? धारा 4 में बच्चों ये है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। क्या प्रोवाइड कराना? इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफिसर्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी आपको बताया था, अगर आप पड़ोसी हो या कोई भी व्यक्ति हो, नेबरहुड या कोई भी, अगर आप देख रहे हो घरेलू हिंसा हो रही हो तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जानकारी पुलिस ऑफिसर को प्रोवाइड करें। आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस महिला को पता ही नहीं है उसके अधिकार। जब तक उसके अधिकार पता नहीं चलेंगे समाज को, पुलिस को या किसी भी अधिकारी को, तब तक उसको न्याय कैसे मिलेगा? न्याय मिलना बहुत जरूरी है, राइट? तो क्या है? इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है बच्चों, एक बात और बता दूं, जो हमारे डोमेस्टिक वायलेंस है ये आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 2005 में आया था तो एक्ट नंबर 43 था। ये एक्ट नंबर कौन था? 43 था। याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं कि 2005 में जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए, ये कौन सा एक्ट नंबर था? ये आपका 43 एक्ट नंबर था। धारा 4 में इंफॉर्मेशन बताई गई है, मतलब जानकारी दीजिए। कोई भी पुलिस ऑफिसर हो, पुलिस अधिकारी हो, या अब आप यूपीएसआई इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, अब देखिए आपके पास काफी इंफॉर्मेशन ऐसे आएगी
कि इसको ये इंजरी पहुंचा रहा है, तो आपकी लायबिलिटी बनती है, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप जितनी जल्दी हो सके इसका सॉल्यूशन देखिए, इसको डिसीजन दीजिए, मतलब करिए इस चीज का। क्यों? क्योंकि भाई किसी भी महिला के साथ ऐसा कोई कार्य हो तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है। अब धारा 5 के कहती है ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स के ड्यूटी, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मजिस्ट्रेट। क्या क्या मतलब, क्या पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है किस चीज में? सर्विस जो प्रोवाइड कराते हैं किसमें? मजिस्ट्रेट में। ठीक है, मतलब मजिस्ट्रेट अपने चाहे तो खुद डिसीजन ले सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, और इसमें ज्यादा डीप में नहीं आते। 498 है, जैसे मैंने आपको धारा बताई, ये क्या है? आईपीसी की धारा है। अगर आपके साथ पहले क्या होता था, अभी भी कोई गलत काम करो तो आईपीसी 498 ले सकते हैं। इसमें क्या होगी? 3 साल की पनिशमेंट। बेटा इतनी बार बात अब तो आपको याद हो जानी चाहिए कि धारा 498 घरेलू हिंसा से डील करता है, आईपीसी का, भारतीय दंड संहिता का, और इसमें जो पनिशमेंट है, जो इसमें अपराध है, वो कितना है? 3 साल की पनिशमेंट है। 3 साल की पनिशमेंट प्लस फाइन भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, ये आना ही आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आईपीसी का इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और ये डोमेस्टिक वायलेंस से भी डील करता है। एक चीज और आपको मैं बता दूं, इसमें 498 है, तो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे ए कहां से आया? धारा 40(20). बेटा ए मतलब ये अमेंडमेंट से जुड़ी है, मतलब संशोधन से जोड़ी गई है। ये कौन से संशोधन से जोड़ी गई है? सीआरपीसी। सीआरपीसी में कब जोड़ी गई? 1983 में। 1983 में 498 ए आईपीसी में जोड़ी गई। ठीक। सेक्शन 11, सेक्शन 11 क्या कहता है? ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की क्या जिम्मेदारी। अब सरकार की क्या जिम्मेदारी हो सकती है? मतलब देखो, आप लोग मूवी देखने जाते होगे तो शुरू में 5 मिनट की ऐड आती है कि मुकेश तंबाकू खा रहा है, उसे कैंसर हो गया। आप लोग इतनी खुशी मूड जाते हो, फिर भी आपको मुकेश का चेहरा देखने को मिल जाता है। क्यों भाई? बहुत लोग जागरूक ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है। उन्हें बताया जाता है कि इसको खाने से अभी भी भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या की बहुत लोगों को पता ही नहीं है। आजकल जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको देखिए, जब तक आप किसी के बारे में आपको सही या गलत की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उसको कैसे जान पाएंगे? तो इसलिए जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप लोग एकदम एजुकेटेड पर्सन है, पढ़े लिखे बच्चे हैं और पढ़ रहे हैं, आगे देश का भविष्य है, तो इस चीज को फैलाइए। जो भी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं, उनको अपने राइट्स नहीं पता, आप बताइए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्यों? क्योंकि आप एक देश के जागरूक पढ़े लिखे नागरिक हैं। ठीक है, तो धारा 11 सेक्शन 11 क्या बताता है? ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, केंद्र की, राज्य की। अब केंद्र राज्य की क्या ड्यूटी है? मतलब क्या करे वो? प्रचार करे। प्रचार किसके द्वारा? मीडिया के द्वारा, टीवी के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा, अधिकारी जानकारी। आप देखो बहुत बार सारे पोस्टर लग जाते हैं, या रेडियो में कई 1-2 मिनट के विज्ञापन आता है कि जैसे सूचना का अधिकार, ऐसे बहुत सारे आते हैं ना, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। तो ये चीज, तो धारा 11 में ड्यूटीज, जब तक आप किसी को उसकी जिम्मेदारी नहीं बताएंगे, मतलब उसकी विज्ञापन नहीं करेंगे, तब तक कैसे पता लगेगा? तो धारा 11 में ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य की प्रचार, मीडिया, टीवी, विज्ञापन, अधिकारी जानकारी, प्रशिक्षण के द्वारा। ठीक है बच्चों। धारा 12, ये जितनी धाराएं ये आपको डायरेक्ट पूछता है, यूपीएसआई के जो एग्जाम में होगा वो डायरेक्ट पूछता है। बाकी जो एक्सप्लेन करने लगेगा मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी जो डायरेक्ट पूछता है आप इसको नोट कर लीजिएगा। डायरेक्ट पूछते हैं। सेक्शन 12 किसमें है? एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट, मतलब आप इस धारा से अगर कोई भी महिला डोमेस्टिक वायलेंस का अधिकार है तो सेक्शन 12 में आप पुलिस के बगैर डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकते हैं। किसमें? धारा 12 सेक्शन 12 में से पूछते हैं एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट किसमें आता है? सेक्शन 12 में आता है। सेक्शन 13 में क्या आता है? सर्विस टू नोटिस। क्या आता है? सर्विस टू नोटिस। सर्विस मतलब नोटिस देना, सिंपल सा पूछते हैं। सेक्शन 13 में सर्विस टू नोटिस, जैसे जो मजिस्ट्रेट सर्विस करता है उसको किस तरह से नोटिस देता है। जैसे पुलिस ऑफिसर जो उसका आरोपी है, जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई महिलाओं के द्वारा करी गई है, उसको नोटिस देके जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में वो भेज सकता है। बस दैट सेक्शन आता है। बस सेक्शन 16 प्रोसीजर टू बी हेल्ड इन कैमरा। प्रोसीजर टू बी हेल्ड इन कैमरा। कैमरा क्या होता है बच्चों? देखिए इसको, अगर
कुछ ऐसा मामला घरेलू हिंसा का हो कि बहुत ही मतलब कि संघनीय रखना हो, गुप्त में रखना हो, तो जो मजिस्ट्रेट चाहे वो ये मामला हेल्ड इन कैमरा में भी रख सकता है। किस में रख सकता है? रख सकता है। कैमरा मतलब क्या? गुप्त रख सकता है। क्या रख सकता है? गुप्त। ठीक है बच्चों, क्या रख सकता है वो? गुप्त रख सकता है। गुप्त में कोई भी मामला रख सकता है। जैसे कि एक कमरे में सिर्फ जज होगा, वकील होगा, और एक तो विक्टिम होगा, एक्यूज होगा, मतलब प्लेंटिफ होगा, डिफेंडेंट। प्लेंटिफ कहते हैं जो आपका जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, और डिफेंडेंट जिसने करा है। ये लॉ की लैंग्वेज थी। ठीक है बच्चों, तो हेल्ड इन कैमरा धारा 16। अब देखिए यहाँ पे एक पेपर की कटिंग, इसे क्या समझ रहे हैं आप? धारा 98 के सहारा या हथियार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, मतलब दहेज उत्पीड़न विरोधी धारा 498 का पत्नियों, जिसका मैं मानता हूं महिलाएं दुरुपयोग भी करती बहुत सारा। जैसे कि अब कोई महिलाएं खुश नहीं है, कोई कुछ करना चाहती हैं, तो क्या करेंगे? वो 498 का एकत्र सहारा ले सकती हैं। ठीक है, क्या कि भैया दहेज के लिए मेरे को उत्पीड़न कर रहे हैं, बता रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस में हो गया, इसको 3 साल से नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे। तो ऐसे नहीं करें, जिस चीज का जिसको यूज दिया गया है उसका यूज करें, बाकी गलत फायदा ना उठाया जाए तो ठीक रहेगा। ठीक है, वरना फिर लॉ वाइटल हो जाएगा ना ये चीज। तो इसलिए बाकी जैसे इसमें डिवोर्स, अब देखो एक बात और बता दो आपको, जैसे डिवोर्स की प्रक्रिया आती है, तो जो अगर देखो जैसे वुमेन या मैन दोनों की म्यूचुअल कंसेंट, मतलब आपसी सहमति से डिवोर्स होता है तो जल्दी हो जाता है। बहुत सारे केसेस आते हैं। अभी कोर्ट में दो दिन पहले किसी का केस आया कि अगर मेल चाहता है, पुरुष चाहता है डिवोर्स, तो काफी लंबा जाता है डिवोर्स, काफी लंबा जाता है, मतलब समझिए साल भर लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। बट अगर वही महिला चाहते हैं डिवोर्स तो जल्दी हो जाता है डिवोर्स, और आपसी सहमति तो और जल्दी हो जाएगा ये चीज। बाकी सबसे पहले कोर्ट यही बोलता है कि आप लोग डिवोर्स ना ही ले तो ठीक है, वो देखते हैं उनकी सहमति वगैरह। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सेक्शन 18 धारा 18 क्या बताती है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑर्डर। प्रोटेक्ट कर सकती है किसको? वुमेन्स को। वुमेन्स को प्रोटेक्शन के बारे में बताती है। ठीक है, किसमें? धारा 18, बस और कुछ नहीं है इसमें। धारा 21 बताती है कस्टडी ऑर्डर। कस्टडी में रख सकती है किसको? आरोपी को। आरोपी मतलब जिसने डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा करी है महिला के साथ। सिर्फ मैंने आपको बताया महिला ही होती है डोमेस्टिक वायलेंस में। अगर हाँ एक चीज और, क्या भाई बहन हो सकता है? जैसे बहन ने भाई के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा दिया, बिल्कुल बहन, भाई और आपका पिता पुत्री, एडॉप्टेड पर्सन जो एडॉप्ट करते हैं वो उसमें पिता पुत्री का, मतलब ये समझिए कि महिलाएं घर के अंदर अगर किसी भी तरह के इंजरी मतलब होता है वायलेंस, मतलब उनके खिलाफ कोई भी गलत कार्य हो रहा हो, तो वो इस एक्ट का सहारा ले सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा नहीं कि जो शादीशुदा महिलाएं वही आएंगी, इसमें आपका ब्रदर सिस्टर भी आएंगे, ब्रदर सिस्टर भी आएंगे। इसमें आपका जो लिव इन रिलेशन में रहते हैं, क्या लिव इन रिलेशनशिप आप समझते हैं ना बच्चों, बिना शादीशुदा के एक साथ रहना। अब ये भी इंडिया में लीगल कर दिया गया है, इंडिया में लीगल कर दिया गया है कि लिव इन रिलेशन, अगर आप बिना शादी के, महिला 18 साल से ऊपर की हैं, पुरुष 21 साल से ऊपर के हैं, अगर आपकी सहमति है तो आप आपस में रह सकते हो बिना शादी के। तो लिव इन रिलेशनशिप में भी अगर किसी महिला को डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो भी इस एक्ट का सहारा ले सकते हैं। एडॉप्टेड पर्सन को, अगर कोई एडॉप्टेड पर्सन है तो वो भी इसका सहारा ले सकती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद धारा 22 सेक्शन 22 बताता है कंपनसेशन ऑर्डर, किस तरह से उसको कंपनसेशन मिलता है। कंपनसेशन मैंने आपको बता रखा है, मुआवजा। क्या होता है बच्चों? मुआवजा, मुआवजा। ठीक है बच्चों, मुआवजा। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 23 धारा 23 में क्या होता है? पावर टू ग्रांट इंटरिम एंड ऑर्डर। डायरेक्ट पूछता है कि पावर किसमें देगी? ये ग्रांट ऑर्डर। धारा 23 में आपको इंटरिम ऑर्डर की दे रखी है। डायरेक्ट क्वेश्चन, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें, और कुछ नहीं आता। धारा 26 क्या बताती है? रिलीफ इन अदर सूट प्रोड्यूसिंग। अब सूट्स मतलब क्या होता है? अटैची वाला सूट नहीं बच्चों, सूट होता है केस।
अगर आप कोई भी केस लेते हैं तो उसको सूट बोलते हैं, ठीक है। तो रिलीफ देना सूट में प्रोसीडिंग, मतलब जितना हो सके इसको जल्दी करना, कि इसमें देरी ना करना। क्यों? क्योंकि महिलाओं के अधिकार के बारे में बातचीत करी गई है। धारा 27 में आते हैं, सेक्शन 27 में आते हैं, ज्यूरिसडिक्शन, अधिकारिता। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? जैसे आप किसी मोहल्ले में रहे होते तो आपकी जो नजदीक में जो कोर्ट बनती है, आपके अगर कोई भी गलत काम हो जाए, मतलब गलत अपराध हो जाता है आपके एरिया में, तो जो आपके सबसे नजदीक में कोर्ट होगी वो उसमें जाएगा। तो यही बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या हो गया? अधिकारिता, कि कौन सा कोर्ट अधिकारिता में आता है। धारा 28 क्या होता है? प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर है, किस तरह के प्रोसीजर उसमें चलता है? जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस होगा तो क्या, कैसे अपील फाइल होगी, फिर कैसे प्रोसीजर, तो सारा इसमें बता रखा है। बट आपको याद रखना है कि प्रोसीजर किस में आता है? धारा 28 में आता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों धारा 28 तक ही है इसमें हमारा टोटल। इसमें मैं आपको बता दूं, पांच चैप्टर हैं आपके। एक सेकेंड, इसमें जो आपके 5 चैप्टर हैं और 37 इसमें सेक्शन है। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे मैंने आपको क्लियर करा दिया। पूरा डोमेस्टिक वायलेंस जो था, वुमेन्स के राइट्स के बारे में बता रहा है, ये हमने आज क्लियर कर लिया है। आपको अगर लेक्चर एक आपको बता दो, आपको करना क्या है कि मेरे बच्चों आपसे अपील भी होगी, अगर आप देखिए अपने पड़ोस में कहीं पे भी अगर महिलाओं के साथ कुछ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है जिससे उनको उनका अधिकार नहीं पता है, तो आप उनको उनका अधिकार बताइए। क्यों? क्योंकि आप मेरे माध्यम से ये अधिकार आपको पता लगा तो इस अधिकार को औरों को बताइए, जिससे कोई भी महिलाएं बेचारी इस दुष्कर्म का मतलब कि इससे ना ले, मतलब कि उनको पूरी जिंदगी इसका सामना ना करना पड़े। और एक दो अगर महिलाएं इसका सामना करेंगी तो और जो पुरुष हैं इससे डरेंगे, वो फिर ये चीजें बंद होगी। आज भी जो बहुत सारे गांव हैं इसमें ये चीज होती है। तो आप ये सब बताइए कि आपके पास ये अधिकार है। आशा करता हूं मेरे माध्यम से जो जानकारी आपको मिली आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया, पसंद आया, तो आप इसको इतना फैलाइए, इतना शेयर करिए जिससे सबको, अगर आपके व्हाट्सएप में फॉर एग्जांपल 20 लोग भी हैं, आप अपना स्टेटस, इस वीडियो का जो लिंक है अपने स्टेटस पे लगाइए। अगर 5 लोग ने भी देखा तो क्या हुआ? इनकी जानकारी तो मिली ना। जितना हो सके जानकारी मिलना है। जानकारी जितनी पहुंचेगी उतना ही तो लोग इससे भयभीत होंगे। पुरुष देखेंगे तभी तो डरेंगे कि हाँ ये सब भी है, वरना उन्हें तो पता ही नहीं होता कि हम क्या क्या गलत, बाद में सोचते कि हमने क्या क्या गलत कर दिया। तो मतलब क्या करना है बच्चों? सबको अवेयर करना है। क्या करना है? जागरूक करना है। तो इस वीडियो का लिंक आप सब लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, सभी को इसकी जानकारी दीजिए। और आशा करता हूं आपकी तैयारी यूपीएससी कैंडिडेट की अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।